हेलो हेलो हेलो। Hello and good morning. So, good morning to all of you. So, today we are here again. और आज फिर बात करेंगे हम लोग, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने फिजिक्स जनरल साइंस को ही कंटिन्यू रखा है और उसी सिलसिले में हमारी चर्चा चलेंगी। कल हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगों की। और टॉपिक आपका ये था, आपने देखा था। तो इस टॉपिक पे हमारी चर्चा हुई थी, जहाँ पे हमने तमाम विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात कर ली थी, चाहे वो माइक्रोवेव हो, चाहे रेडियो वेव हो, या इंफ्रारेड हो, या यूवी, एक्सरे, गामा। लेकिन अभी हमें इस विजिबल लाइट पे बात करनी बाकी है। प्रकाश के ऊपर हम अभी बात करेंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, आज से शुरुआत करते हैं। तो प्रकाश अपने आप में एक चैप्टर है, उस चैप्टर के ऊपर हमारी चर्चा आज होगी। और प्रकाश में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिजिक्स के हिसाब से ये एक ठीक ठाक एरिया है जिसके ऊपर हमें जानकारी चाहिए। तो टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज, वो है प्रकाश, यानी कि लाइट। तो प्रकाश या लाइट टॉपिक का नाम है, हम इस पे बातचीत करेंगे, है ना। ठीक है। तो पहली बात जो प्रकाश के बारे में आप जानते हैं, है ना, वो प्रकाश के बारे में जो बात आप जानते हैं वो ये है कि प्रकाश एक ईएम वेव है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्योंकि कल जब हम विद्युत चुंबकीय तरंग पढ़ रहे थे तो उसी में प्रकाश की बात हमारी शुरू हुई थी, राइट। दूसरी बात जो आपको जाननी चाहिए कि प्रकाश जो है वो एक ट्रांसवर्ज वेव है, यानी अनुप्रस्थ तरंग है। अब ये बात एक नई सी आ गई कि भाई ये ट्रांसवर्ज वेव या अनुप्रस्थ तरंग क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ये डिपेंड करता है कि प्रकाश के कणों की दिशा और गति कैसी है। जैसे कि
आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि प्रकाश की तरंगें ऐसे चलती हैं, है ना। ये प्रकाश के तरंगों की ओवरऑल दिशा है। ये जो एरो खींची मैंने, ये दिशा है। और हम सब जानते हैं कि प्रकाश एक बड़े ही सूक्ष्म कण से मिलकर बना है, जिस कण का नाम है फोटॉन्स। तो देखिए, प्रकाश की दिशा तो यही है, जो बीच की रेखा है प्रकाश की दिशा है। लेकिन प्रकाश के कण यहां से पहले नीचे आते हैं, फिर नीचे से ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। तो प्रकाश के कण जो हैं वो नीचे ऊपर होते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रकाश के कणों की दिशा ऐसे है, ऐसे है, इधर है, इधर है। तो मामला है कि चल तो आप रहे हैं इस सीध में। जैसे कई बार देखा होगा आपने, कुछ जो बदमाश बाइक चालक होते हैं, जो बाइक चलाते हैं, बाइक चालक बदमाश नहीं होते, बदमाश कई बार बाइक चालक होते हैं। तो आप पाएंगे कि ऐसे बाइक चालक जो थोड़ी बदमाशी से बाइक चलाते हैं, वो सड़क पे, सीधी सड़क पे जा रहे हैं, जाएंगे वो सीधी सड़क पे, लेकिन बाइक को ऐसे ऐसे घुमाएंगे नागिन की तरह, है ना। उनकी बाइक सड़कों पे घूमते हुए जाएगी, ऐसे 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 घुमाते हुए जाएंगे। देखे होंगे आपने, आजकल तो रील्स में भी देख लेते हैं, है ना। तो प्रकाश भी ऐसे ही चलता है। प्रकाश की किरणें, प्रकाश के जो कण हैं, वो जा तो इस सीधी रेखा में रहे हैं, रोड तो इनकी सीधी है, लेकिन वो चलते हैं तो रोड के दाएं बाएं होके चलते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर वो चले तो इसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग, जहां पे प्रकाश के कणों की दोलन की दिशा, प्रकाश के कण, ये लाल रंग से जो बनाए हैं वो प्रकाश के कण हैं। तो प्रकाश के कणों के दोलन की दिशा प्रकाश की दिशा के अभिलंबवत है। तो प्रकाश की दिशा ये बीच की रेखा, और कणों के दोलन की दिशा ऊपर नीचे है, तो ये हो जाएगा ट्रांसवर्ज। ट्रांसवर्ज मतलब चौड़ाई में। तो अगर इस लंबी रेखा को लंबाई माने तो ये लाल रंग की रेखा जो खींची ऊपर नीचे, ये चौड़ाई में है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक रोड हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक रोड है, रोड सीधी है, लेकिन बाइक चालक उसको ऐसे ऐसे करके चला रहा है। तो जाना तो इधर ही है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो गति इधर और इधर हो रही है। ट्रांसवर्स बोलेंगे। तो लिख सकते हैं, देखिए, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि प्रकाश के कणों की, क्योंकि प्रकाश के कणों की दोलन की दिशा, प्रकाश के कणों की दोलन की दिशा प्रकाश के दिशा के अभिलंबवत होती है। प्रकाश के दिशा के अभिलंबवत होती है। प्रकाश के दिशा के अभिलंबवत होती है। राइट। प्रकाश के दिशा के अभिलंबवत होती है। तो दिशा ये, उसके ऊपर नीचे, तो कहेंगे आप अनुप्रस्थ तरंग, है ना। एक बात तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जो नेक्स्ट पॉइंट है, उसमें लिखेंगे आप कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति है, डुअल नेचर ऑफ लाइफ कहते हैं, राइट। इसको कहते हैं आप डुअल नेचर ऑफ लाइट। बड़े दिनों तक इसकी समस्या चलती रही। आप जानते हैं कि फिजिक्स भी दो प्रकार के हैं आज के जीवन में। एक फिजिक्स है जिसको कहते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स, परंपरागत भौतिकी, और एक फिजिक्स जिसको कहते हैं क्वांटम भौतिकी, है ना, कण भौतिकी। तो क्लासिकल फिजिक्स की अवधारणा में अगर हम प्रकाश के बारे में पढ़ें और क्लासिकल फिजिक्स की अवधारणा के हिसाब से पढ़ें, तो क्लासिकल फिजिक्स कहता है कि प्रकाश तरंग है।
प्रकाश तरंग है, यानी कि प्रकाश वेव नेचर में है। प्रकाश की प्रकृति कैसी है? वेव नेचर की है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स जब प्रभाव में आया, जो किसी चीज के कणों के स्तर पे जांच पड़ताल करता है, तो क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने इस बात को साबित कर दिया कि प्रकाश जो है वो एक बड़े छोटे कणों से मिलकर बना है, और उस कण का नाम है फोटोन। मैंने कहा भी था आपको कि जब सूर्य की रोशनी हम तक पहुंचती है तो तरंग के रूप में पहुंची रही है, लेकिन साथ साथ एक मामला और भी है कि ये फोटोन की प्रवाह है। दोनों ही बातें सत्य हैं। तो यहां क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से प्रकाश फोटोन कणों से बना है, कणों से बना है, जो बनाता है इसको पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, तो इसी को कहा गया कि दोहरी प्रकृति, डुअल नेचर, कि प्रकाश एक तरफ तो वेब नेचर का है, वेब मतलब ऊर्जा का संचार है, ऊर्जा के रूप में मिलता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने कहा कि प्रकाश जो है बहुत छोटे 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 फोटोन से मिलकर बना है। फोटोन को क्या कहेंगे? आप फोटोन को कह सकते हैं कि फोटोन्स आर, मैंने फोन लिख दिया, फोटोन होगा, तो फोटोन्स आर पार्टिकल ऑफ लाइट। ये पार्टिकल ऑफ लाइट है, ये प्रकाश के कण है। तो आज से आप भी इस बात को समझेंगे कि प्रकाश के सबसे सूक्ष्मतम कण को हम फोटोन कहते हैं, पार्टिकल ऑफ लाइट कहते हैं, है ना। तो प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कण भी है, फोटोन भी है, और प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में भी है। आज हम दोनों पे सहमत हैं। बहुत दिनों तक लड़ाई चलती रही। भौतिकी के कुछ वैज्ञानिक कह रहे हैं कि प्रकाश तरंग है, नए वैज्ञानिक कह रहे हैं प्रकाश कण है। मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट ने कहा कि दोनों अपनी बातों को मिला लो और आज से घोषित कर दो कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति है, प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। ठीक है, तो तीन बातें हो गई। ईएम वेव है, ये तो पता ही था, अनुप्रस्थ तरंग है, ये पता चल गया, और प्रकाश की प्रकृति दोहरी मानते हैं, कण, फोटोन और तरंग तो है ही, है ना। अब रही बात कि जब हम प्रकाश को पढ़ना हमने शुरू किया तो हमने पाया कि प्रकाश में 7 रंग है, विब्जियोर है ना। ये 7 रंग जो है, इससे मिलके सफेद प्रकाश बना, और इन सबकी वेवलेंथ भी है। तो देखिए आप, ये जो लाल रंग वाला जो प्रकाश है ना, ये लाल रंग वाला, इसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर के आसपास है। लैम्डा का मान 700 नैनोमीटर है, तो लैम्डा इज 700 नैनोमीटर। और यहां पे ये जो वायलेट है, इसके लैम्डा का मान 400 नैनोमीटर है, तो 700 और 400, राइट। ये वाला मामला है, क्लियर है। ये इसके लैम्डा की वैल्यूज हैं, वेवलेंथ की वैल्यूज है, एवरेज है, रटने की आवश्यकता नहीं है। और हम सब जानते हैं, अभी भी आप इस बात को देख पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं, आप सब समझदार हैं, और आप इस बात को देख पा रहे हैं कि जब आप इस पूरे मामले में इधर से इधर जा रहे हैं, है ना, जब आप एक बिंदु से गुजर रहे हैं, आर से वी की तरफ, रेड से वायलेट की तरफ, तो आप पा रहे हैं कि लैम्डा का मान लगातार घट रहा है और आवृत्ति का मान लगातार बढ़ रहा है। तो लैम्डा का मान लगातार घटता है, आवृत्ति का मान लगातार बढ़ता है। ये बात हमने कल भी पढ़ी थी, आज भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो भाई, प्रकाश के 7 रंग किस बात को प्रदर्शित करते हैं? वेवलेंथ बदलेगा, रंग बदल जाएंगी। वेवलेंथ बदलने पे रंग का बदलाव होना शुरू हो जाएगा। तो प्रकाश के जो 7 अलग अलग रंग है, वो प्रकाश के अलग अलग तरंग दैर्ध्य हैं। मान किसी के नहीं याद रखने, लेकिन ध्यान रखना है। तो लिखिए, प्रकाश के 7 रंग हैं।
प्रकाश के 7 रंग हैं। जो प्रकाश के अलग अलग तरंग दैर्ध्य हैं, जो प्रकाश के अलग अलग तरंग दैर्ध्य हैं, है ना, जो प्रकाश के अलग अलग तरंग दैर्ध्य हैं। है ना, तो ये कहानी है। अब देखिए प्रकाश के व्यवहार के बारे में थोड़ी बात करनी है। विल टॉक अबाउट नेचर एंड बिहेवियर ऑफ लाइट। और नेचर और बिहेवियर ऑफ लाइट में सबसे पहला जो होता है वो है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है प्रकाश का परावर्तन, है ना। तो लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने कहां देखी है? तो सबसे सिंपल, अभी सुबह ही देखी आपने। सुबह उठ के दर्पण में जब आप अपना चेहरा देख रहे थे तो प्रकाश के परावर्तन को ही तो देख रहे थे। तो सुबह उठ के आप 7-8 बार देख चुके हो और पूरे दिन भर में 40-50 बार और देखोगे। और जब जब आप दर्पण में देखोगे तब तब आप याद करना कि आप दर्पण में प्रकाश के परावर्तन को ही समझते हो। प्रकाश के परावर्तित होने के लिए आपके सामने, आपके पास एक दर्पण होना चाहिए या अत्यंत चिकनी कोई सतह होनी चाहिए। इतना चिकना हो कि वो चमकने लगे। जब भी हम कहते हैं चमक रहा है, उसका मतलब परावर्तन से ही है। सामान्य भाषा में जिसको हम चमकना कहते हैं, फिजिक्स की भाषा में उसी को परावर्तन होना कहते हैं। तो कहीं भी कोई चमकदार चीज है, कहते हैं ना कि बहुत चमकदार था, इतना चमकदार था कि खुद का चेहरा दिखने लगा, तो यह प्रकाश की परावर्तन की बात है। और प्रकाश के परावर्तन में हमें चाहिए होता है एक दर्पण। तो देखिए आप, दर्पण का मतलब एक कांच की सतह, और कांच की सतह के ठीक पीछे हमने क्या किया, सिल्वरिंग कर दी, चांदी की लेप लगा दी। तो इस तरह की रेखाओं को जब भी किताब में प्रदर्शित किया गया, ये बेसिकली क्या है, चांदी की लेप है, जिसको कहते हैं सिल्वरिंग, और ये बन गया दर्पण। तो चांदी की लेप लगाने के बाद अब आपको मिला क्या, दर्पण, मिरर मिल गया। तो नाउ यू गॉट मिरर। और मिरर का ये जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये परावर्तक सतह है, सिल्वरिंग, चांदी की लेप। और हम सब पढ़ रखे हैं, हम सब ने 10th क्लास में पढ़ना था कि अब हमें क्या करना है कि अगर परावर्तन को समझना है तो पहले तो एक अविलंब खींचना होगा। ये जो रेखा हमने खींची इमेजिनरी लाइन है, ये लाइन है भी नहीं, ये अविलंब है, क्योंकि सारे एंगल अविलंब से मापे जाएंगे। और फिर अगर हम इस दर्पण पर प्रकाश की किरण को छोड़ते हैं तो प्रकाश की किरण जिस एंगल से आके टकराती है उसी एंगल से वापस चली जाती है ना। तो ये प्रकाश की किरण हमने छोड़ा और ये प्रकाश की किरण हमें परावर्तन के बाद मिला। तो ध्यान दीजिएगा, परावर्तन यही है कि प्रकाश की किरण अविलंब के साथ जितना एंगल बनाएगी उसको हम आपतन कोण कहेंगे, और आपतन कोण यानी आई का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी कि जिस एंगल से प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराएंगी उसी एंगल से ये वापस चली जाएंगी, राइट। तो यही कहानी है। तो ये आपतन, आपतित किरण, इसको क्या कहेंगे आप, आपतित किरण, इंसिडेंस रे, और ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि पूरे के पूरे वाकये में
जो परावर्तन का नियम है, अगर हम इसी में कहें कि ठीक है ये तो परावर्तन हो ही गया, तो फिर परावर्तन के नियम क्या है ना? तो परावर्तन का नियम जो है, नियम ये कहता है कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो आपने एक दर्पण बनाया और दर्पण बनाने में कांच की एक सतह लेके चांदी की लेप लगा दी। चांदी की लेप लगाएंगे तो बहुत शानदार दर्पण मिलेगा, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो चांदी की लेप छोड़ दीजिए, आप पारे का लेप भी लगा दीजिए, उससे भी काम चल जाएगा, है ना? तो चलिए इसको लिखिए, बनाइए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि दर्पण की बात चल रही है तो लगे हाथ इस बात को भी देख लेते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा उसकी बात भी कर ली जाए। बेसिक बातें हैं, दर्पण के बारे में बताना कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम दर्पण की बात करें, मिरर की बात करें, राइट, तो दर्पण को कुल मिला के हम दो श्रेणियों में बांटते हैं। एक को कहते हैं समतल दर्पण, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, तो समतल दर्पण या प्लेन मिरर। जबकि दूसरे को कह देते हैं हम गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, यानी कि स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल
मिरर, गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर। यू गॉट इट? सो समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, राइट। अब समतल दर्पण तो अभी अभी आपने देखा कि अगर ऐसा कुछ हो तो समतल दर्पण है, राइट। अब रही बात गोलीय दर्पण की, तो गोलीय दर्पण में दो स्थितियां पैदा होंगी। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होंगे। समतल दर्पण वो जो आप सुबह शाम देख रहे हैं, और गोलीय दर्पण वो जो हम अमूमन हर जगह तो नहीं देखते, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे देख लेते हैं, राइट। और वहां पे एक है अवतल दर्पण, जिसको आप कहते हैं कॉनकेव, और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जिसको कहते हैं कॉन्वेक्स। तो अवतल और उत्तल, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। राइट। अब देखिए, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। अवतल क्या होगा कि जब आप दर्पण की सतह को इस प्रकार से देखेंगे, ऐसा, और चांदी की लेप लगा देंगे उभरे हुए भाग में, जो गहरा धसा हुआ भाग है वो प्रकाश का परावर्तक सतह बन जाएगा। उत्तल दर्पण उल्टा हो जाएगा, उभरे हुए भाग में परावर्तक सतह बनाएंगे और धसे हुए भाग में चांदी की लेप लगाएंगे। आप सब इस बात को जानते हैं, है ना? तो आपने ऐसे दर्पण देखे होंगे, जैसे गाड़ी के साइड मिरर जो होते हैं उसमें उभरा हुआ होता है। मेट्रो स्टेशन पे जो लगा हुआ है, जहां पे इंजन आके रुकती है, वहां पे उभरा हुआ दिखेगा। जबकि गाड़ी के हेडलाइट में देखेंगे, टॉर्च के अंदर देखेंगे तो धसा हुआ होगा। ये दर्पण है। हम इसकी बात भी समझेंगे, है ना? इसकी बात को भी हमें समझना है। चलिए, इसकी बात तो करेंगे, हम एक एक करके बात करेंगे। पहले समतल दर्पण, फिर अवतल दर्पण, फिर उत्तल दर्पण। हम इस बात को समझेंगे कि अगर हमारे पास समतल दर्पण हो तो उससे प्राप्त प्रतिबिंब के गुण क्या होंगे। हमें समझना है कि समतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब मिलते हैं। भाई, दर्पण का काम परावर्तन तो है ही, और प्रकाश के परावर्तन के कारण दर्पण पर आपको प्रतिबिंब की प्राप्ति होती है। लेकिन उस प्रतिबिंब के गुण क्या हैं? तो एक टॉपिक लिखेंगे, और टॉपिक ये है, एक एक करके बात करेंगे। समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब के गुण समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब के गुण, है ना? तो समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब के गुण क्या होंगे, हम उसकी बात समझने की कोशिश करेंगे, राइट? तो पहले समतल, फिर अवतल, फिर उत्तल। अवतल उत्तल दिखाया मैंने आपको। तो जब जब आप समतल दर्पण में अपने आप की तस्वीर देखते हैं तो वो तस्वीर आपको दर्पण के अंदर दिखती है। कहां दिखती है? दर्पण के अंदर। जबकि दर्पण के अंदर तो ऐसा कुछ है नहीं। इसका मतलब आपको आभास होता है कि दर्पण के अंदर मैं हूं। सो व्हेनेवर यू लुक इनटू द प्लेन मिरर, यू लुक योर इमेज इनसाइड द मिरर। दर्पण के भीतर देखते हैं, जबकि भीतर कुछ है भी नहीं। तो जब भीतर कुछ है भी नहीं फिर भी देखते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि ये प्रतिबिंब जो है वो बस आभास मात्र है, और इसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब दो प्रकार के हो सकते हैं। अगर कोई प्रतिबिंब पर्दे पर दिखे, पर्दे पर आपको प्रतिबिंब दिख रहा है, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब है। जिस प्रतिबिंब को जाके आप छू सकते हो वो वास्तविक है, क्योंकि पर्दे पर है। सिनेमा के पर्दे पे बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक है। जब आपकी ऑफलाइन क्लास चलती थी
तो आपको याद होगा बगल में प्रोजेक्टर और स्क्रीन लगे थे, और प्रोजेक्टर और स्क्रीन पे भी मेरी इमेज आती थी। चूंकि वो पर्दे पे है इसलिए वो वास्तविक है। लेकिन अगर मैं अपने आप को दर्पण में देखूं, तो दर्पण में अगर देखूं तो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बन रहा है। वहां तक पहुंच के आप प्रतिबिंब को छू नहीं पाएंगे, क्योंकि दर्पण के पीछे जाएंगे कैसे आप? दर्पण के पीछे तो दूसरे आदमी का घर है। तो इसका मतलब आभास मात्र ही तो है। तो पहली बात कि समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब आभासी होता है, और दूसरी बात, आभासी के साथ साथ वो हमेशा सीधा होता है। समतल दर्पण पे कभी आपको आपका पैर ऊपर और सर नीचे वाली तस्वीर तो नहीं मिली। सर के सामने सर, पेट के सामने पेट, पैर के सामने पैर। तो पहला जो पॉइंट है आप लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी एवं सीधा होगा। तो विल गेट आभासी और सीधा प्रतिबिंब, राइट। फिर आप देखेंगे कि प्रतिबिंब में जब आप अपने आप को देखते हैं, राइट, प्रतिबिंब में जब आप अपने आप को देखते हैं तो प्रतिबिंब में आपकी जो आकृति होती है वो समान आकृति होती है। जितने बड़े आप इधर हैं उतने ही बड़े उधर हैं, और समान दूरी पर भी बनती है। अगर मैं दर्पण से 2 मीटर की दूरी पे खड़ा हूं तो प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर 2 मीटर की दूरी पे आभासित होता है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो होगा समान आकार एवं समान दूरी। समान आकार एवं समान दूरी, है ना? समान आकार एवं समान दूरी। समान आकार एवं समान दूरी, राइट। तीसरी बात, जो थर्ड पॉइंट है, उस बात को समझिए। तीसरा पॉइंट जो है, आपने देखा होगा कि जब भी आप प्लेन मिरर में अपनी तस्वीर को देखते हैं तो दायां बायां पलट जाता है। सिर्फ दायां बायां पलटता है, दायां बायां हो जाता है। ये एक परिवर्तन तो होता है। हमेशा प्लेन मिरर में देख के दाएं बाएं के संदर्भ में थोड़ी सी हमें तकलीफ होती है, थोड़ी समझदारी कम हो जाती है, क्योंकि लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, दाएं बाएं में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो कहेंगे पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन। पार्श्व परिवर्तन या लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व परिवर्तन या लेटरल इन्वर्जन, है ना? तो पहले तो इस 3 बातों से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं, ये बता दीजिए। बिल्कुल, अगर आप अपने घर पे ही हैं, अपने कमरे में हैं, तो बस लपक के प्लेन मिरर ले आइए और फिर देखिए। तो प्लेन मिरर में देखेंगे तो आपको आभासी तस्वीर दिखेगी आपकी अपनी दर्पण के अंदर, और सीधा दिखेगा, यानी कि सर ऊपर पैर नीचे, जैसे कि आप हैं। समान आकार का दिखेगा, आकार प्रकार छोटे बड़े नहीं होंगे, और समान दूरी पे दिखेगा। अगर आप दर्पण से 5 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, दर्पण से तस्वीर भी 5 मीटर की दूरी पे बनेगी, प्रतिबिंब भी बनेगी, लेकिन दायां बायां बदल जाएगा, है ना? अब अपने आप में ये यूनिक है। आपको बताऊं कि समतल दर्पण दुनिया का एकमात्र दर्पण है जो आभासी, सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब देता है ना? तो एक नोट करके पॉइंट लिखिए, नोट करके। नोट करके लिखिए, नोट, और नोट करके लिखें समतल दर्पण एकमात्र दर्पण है एकमात्र दर्पण है जो आभासी, सीधा
और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। आभासी, सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। आभासी, सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। आभासी, सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें समतल दर्पण के उपयोग की, तो एक छोटा सा पॉइंट और लिख सकते हैं, और वो है समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग है ना। एक तो दुरुपयोग है, और वह है कि दिन रात अपने आप को निहारते रहना। तो दुरुपयोग की श्रेणी में आएगा, उपयोग की श्रेणी में नहीं रखूंगा मैं। लेकिन उपयोग कहाँ है जहां पे इसके बिना काम ना चले? तो एक उपयोग है पहला, पेरिस्कोप बनाने में। पेरिस्कोप जो बेसिकली पनडुब्बी में लगा होता है, पनडुब्बी में। तो पेरिस्कोप के रूप में पनडुब्बियों में। पनडुब्बी पानी के अंदर है, और पानी के अंदर रहते हुए भी वो सतह की या सरफेस की जानकारी ले लेता है। तो पानी के अंदर रहते हुए सतह और सरफेस की जानकारी जब ले रहा है, तो कैसे ले पा रहा है, हम इस बात को समझेंगे। तो पेरिस्कोप बनता है, उसको कहते हैं पेरिस्कोप। ऐसा ही होता है, देखिए पेरिस्कोप, ये पेरिस्कोप है। तो एक पाइप जैसी संरचना बाहर निकली है, और अंदर दर्पण लगा हुआ है। प्रकाश की किरणें अंदर जाके और ऐसे चली आएंगी, और नीचे जाके व्यक्ति को दिखाएगा। हम जब 10th 12th में बच्चे आजकल पेरिस्कोप बनाते हैं ताकि इस बात को समझ पाए। देखिए पेरिस्कोप ऐसा होता है। पेरिस्कोप में ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये भी दर्पण है। देखिए ये दर्पण है। तो आप नीचे से यहां से ऊपर देख सकते हैं। मान लीजिए दीवार के उस पार देखना है, या पानी के अंदर रहते हुए पानी के ऊपर की स्थितियों का जायजा लेना है, तो पेरिस्कोप। अब पेरिस्कोप में प्रकाश इधर आएगा, दर्पण के चलते परावर्तित होगा, फिर यहां गिरेगा और फिर परिवर्तित होगा, तो व्यक्ति को दिखाई देगा। तो दो दर्पणों को 45 डिग्री के एंगल पे लगा दें, तो फिर हम उस दो दर्पणों के सहयोग से पानी के नीचे रहते हुए पानी के ऊपर देख सकते हैं। या मान लीजिए आपकी हाइट से ज्यादा दीवार की हाइट है और दीवार के उस पार देखना है, तो पेरिस्कोप से देख सकते हैं, है ना। तो पेरिस्कोप बना भी सकते हैं। दो दर्पण लगाइए एक पाइप में या एक कार्डबोर्ड के डब्बे में, और उसके हिसाब से बना लीजिए। बच्चे बनाते हैं आज के डेट में, राइट। लेकिन सवाल है कि आप क्यों बनाएंगे भाई, दीवार के उस पार क्यों देखना चाहते हैं, है ना। तो आदतों को सुधार लीजिए और सिर्फ पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि बनाने में लग जाए कि बस दीवार के उस पार देखेंगे पड़ोसी के घर में क्या गतिविधियां चल रही है, क्या खाना वाना पक रहा है। तो पेरिस्कोप, और पेरिस्कोप कहां इस्तेमाल होता है मुख्य रूप से? पनडुब्बी में। और एक और जगह पे इसका इस्तेमाल है, और वो है बॉक्स टाइप सोलर कुकर। दूसरा उपयोग है बॉक्स टाइप सोलर कुकर। सोलर कुकर का मतलब होता है कि ऐसा बक्सा जिसमें अगर हम कुछ चीजों को रख दें तो वो खाना पका दे। सो बॉक्स साइज सोलर कुकर क्या होता है? तो एक काले रंग का बक्सा इसलिए कि प्रकाश का अवशोषण करे, और उस बक्से के ऊपर एक दर्पण लगा होता है। यह दर्पण है। तो बक्सा ऐसे है तो दर्पण ऐसे लगा दिया। जैसे लैपटॉप खुलता है ना, तो लैपटॉप का कीबोर्ड बक्सा है, तो लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो दर्पण है। अब इसमें क्या किया आपने, इसके अंदर आपने कटोरे में
पानी, चावल, आलू वगैरह डाल दिया और फिर इसके ऊपर एक कांच की परत रख दी जाती है, कांच से इसको ढक दिया जाता है, कांच से ढक देते हैं। और आप जानते हैं कि कांच से अगर ढक दें तो प्रकाश की किरणें अंदर आएंगी लेकिन बाहर निकल नहीं पाएंगी, ग्रीन हाउस प्रभाव होगा और ग्रीन हाउस प्रभाव के चलते अंदर का तापमान बढ़ता जाएगा। लेकिन यह दर्पण क्या करेगा, प्रकाश के इस किरणों के, एक तो प्रकाश की किरण अंदर ऐसे आ रही है और दूसरी दर्पण से परावर्तित होकर आ रही है, तो प्रकाश की किरणों का मान बढ़ा देगा और ऊष्मा इतनी ज्यादा ट्रैप हो जाएगी कि अब इस ऊष्मा के कारण पानी उबलना शुरू हो जाएगा और 2-3-4 घंटों में खाना पक के तैयार हो जाएगा। जी हां, समय तो लगेगा लेकिन ठीक है, बिना ऊर्जा के, बिना ईंधन जलाए हुए अगर आप इसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो ठीक भी है ना। तो दूसरा है बॉक्स टाइप सोलर कुकर में, जिसमें दर्पण के प्रयोग से हम प्रकाश की ऊर्जा या सूर्य की ऊर्जा को केंद्रित कर देते हैं। हाँ, इडली वगैरह बना देगा। ठीक है, अब आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर कैसे प्राप्त करेंगे, इस बात को समझिए। तो इमेजिन कीजिए कि आपके पास कांच का एक फुटबॉल है, ये कांच का एक फुटबॉल है और कांच के उस फुटबॉल के ऊपर से आपने इतना काट कर निकाल लिया, है ना। जैसे मैं इसको समझाने के लिहाज से आपको बना के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये कांच का एक फुटबॉल है और कांच के फुटबॉल का केंद्र यहां है, दिस इज द सेंटर, और कांच के उस फुटबॉल से आपने एक हिस्सा काट के हटा दिया, तो ये हिस्सा मिल गया, बाकी हटा दो आप, बाकी कांच के फुटबॉल हट गए। तो कांच के फुटबॉल से जब आपने एक हिस्सा काट के निकाला तो वो हिस्सा इस प्लेट की तरह ही तो दिखेगा ना। फुटबॉल की सतह पर आपने प्रकार से मार्क किया और काट के निकाल लिया, इतना बड़ा हिस्सा काट के निकाला तो प्लेट की तरह दिखेगा। अब इस प्लेट को ध्यान से देखो, इसका एक सतह उभरा है, यानी फुटबॉल के बाहर का हिस्सा है। अगर इधर पेंट कर दिया चांदी से तो ये हो गया कॉनकेव या अवतल, और अगर अंदर वाले सतह पे पेंट कर दिया तो ये वाली सतह परावर्तक हो जाएगी और ये हो जाएगा कॉन्वेक्स। खैर, उस बात को समझ सकते हैं आप, लेकिन यहां देखिए ध्यान से, यही वो भाग है जिसको हमने कांच के फुटबॉल से काटकर निकाला है ना। कांच के फुटबॉल से काट के निकाला है और इसके ऊपर हमने क्या किया, इधर की तरफ चांदी की लेप लगा दी। तो बताइए ये कौन सी दर्पण का निर्माण हुआ। तो ये जो दर्पण बना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये जो दर्पण बना, इस दर्पण का नाम है, ये नेक्स्ट दर्पण है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स, है ना। अब देखिए कॉन्वेक्स में क्या क्या पढ़ सकते हैं। कांच के फुटबॉल से एक भाग काट के निकाली, कांच के फुटबॉल का केंद्र ये था, तो ये केंद्र इस दर्पण का भी केंद्र है, दर्पण का भी केंद्र यही है ना। अब इस बात को समझिए ध्यान से कि अगर आपने इसी को काट के निकाला, ये प्लेट काट के निकाला है, तो प्लेट का भी तो एक केंद्र है यहां पे, जहां पे मैंने उंगली रखा है, प्लेट की सतह का भी तो एक केंद्र है ना। तो जो प्लेट की सतह का केंद्र है उसको भी हमने मार्क कर दिया। देखिए ये प्लेट की सतह का केंद्र है और ये कांच के उस फुटबॉल का केंद्र है जिससे हमने काट के निकाला था। इन दोनों लाइन को मिला दीजिए, इन दोनों लाइन को हमने मिला दिया, एक रेखा खींच दी हमने, ज्योमेट्रिकली अपने हिसाब से, अपने आप को समझाने के लिए हमने रेखा खींच दी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कहेंगे, ये जो केंद्र आपने खींची इसको कहेंगे P, ये जो बिंदु खींची ये P है, और ये C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या केंद्र है। P और C के बीचों बीच एक पॉइंट बनाएंगे और उस पॉइंट को कहेंगे F, फोकस, बीचों बीच।
अगर P से C की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो F जो होगा वो 5 सेंटीमीटर पे होगा। यह बात ध्यान रखनी है। तो जब भी आप दर्पण बनाएं तो ध्यान रखें कि आपने एक कांच के फुटबॉल से एक हिस्से को काट के निकाला है। फुटबॉल बेशक हट गया हो, लेकिन फुटबॉल का केंद्र अभी भी इस हिस्से का केंद्र है, और उस हिस्से के केंद्र को हम कहेंगे C। फिर दर्पण के सतह पे जो केंद्र बिंदु है उसको कहेंगे P, और C और P के बीचों बीच एक बिंदु होगी, उसको कहेंगे F। अब इसी तर्ज पे हम एक और चीज देखते हैं। इस बार जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे अवतल दर्पण। तो एक और कांच का फुटबॉल लिया जाए, तो ये कांच का फुटबॉल है, लेट से, है ना। ये कांच का फुटबॉल लिया, देखिए ध्यान से, और कांच के फुटबॉल का केंद्र बिंदु ये है, मान लीजिए। इस बार भी हमने क्या किया, वही किया, काट के निकाला। तो हमने एक हिस्सा काट के निकाल लिया, राइट। फुटबॉल को हटाइए, फुटबॉल की आवश्यकता नहीं। और इसके बाद हमने क्या की, सिल्वरिंग इस साइड कर दिया, उभरे हुए सतह पे चांदी की लेप लगा दी। तो फिर तो बात वही रह गई। अब यह धसा हुआ हिस्सा दर्पण का परावर्तक सतह है, तो यह क्या बन गया, अवतल दर्पण। कॉनकेव, केव का मतलब गुफा, तो गुफा बन गया, है ना, परावर्तक सतह। जैसे कि हमने यहां लॉजिक लगाई थी, सेम लॉजिक लगाएंगे कि ये तो क्या है, ये तो उस फुटबॉल का केंद्र बिंदु है जिस फुटबॉल से हमने इस दर्पण को काट के निकाला। लेकिन यहां पे इसका सतह का भी तो केंद्र बिंदु होगा। दोनों को मिला दीजिए एक सीधी रेखा से, जिसको अभिलंब कहेंगे। ये एक काल्पनिक रेखा है जिससे हमने इसको मिलाया। इसको P बोलेंगे, इसको C बोलेंगे, और P और C के बीचों बीच की दूरी को F बोलेंगे। क्लियर है? तो अब देखिए, P को कहते हैं, इन दोनों में आप देखिए क्या क्या कहते हैं। इस बात को मैं लिखता हूं यहां पे, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि P इज पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर, P मिरर का पोल है। C जो है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या केंद्र कहते हैं। और F जो है वो है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस है वो। तीन ही बात तो है, और तीनों बात दोनों में लागू होते हैं। अब आप इसको अच्छे से बनाइए, कहीं समझ में ना आए तो पूछिएगा, तब तक मैं अपनी कॉफी खत्म करूं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस हिसाब से कहा कि आप दर्पण को बनाने के लिए एक कांच का फुटबॉल लेते हैं और कांच के फुटबॉल से आप सतह को काट कर निकालते हैं, और जो सतह निकालते हैं उसके अगर आप गहरे वाले साइड में चांदी की लेप लगाते हैं तो उत्तल दर्पण बनता है। फुटबॉल की केंद्र अभी भी सतह की केंद्र है, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उस दर्पण के सतह पर जो केंद्र बिंदु है उसको पोल कहते हैं, और P और C के बीच की दूरी को F कहते हैं। दोनों तरफ यही बातें होंगी। अब देखिए ध्यान से, इस पूरे मामले में अब आप इस दर्पण की प्रकृति को समझेंगे कि दर्पण की प्रकृति कैसा है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स की अवधारणा के हिसाब से देखा जाए तो एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए आप, अगर हम इस दर्पण पर प्रकाश की किरणों को फेंके तो होगा क्या कि ये दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाएगा। याद रखिएगा, यह फैलाएगा, और फैलाने की दिशा किधर से निर्धारित होगी? इस F से निर्धारित होगी। ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश की किरणें F के बिंदु से होकर फैल रही हैं। तो पहली बात कि यहां पे ये फैला, और फैला तो ऐसा फैला जैसे लगा कि F से होके फैल रहा है। हो एक्चुअली कैसा रहा है? हो तो यही रहा है कि प्रकाश की किरणें यहां जाती हैं ऐसे, और यहां से लौट के चली आती हैं। प्रकाश की किरणें यहां जाती हैं, ऐसे जाती हैं, और इस बिंदु से लौटकर चली आती है दर्पण की सतह से। लेकिन लौट के आने वाली प्रकाश की किरणों को अगर पीछे की तरफ करेंगे तो F से आते हुए प्रतीत होंगे, इसलिए उसको F कहते हैं, फोकस कहते हैं, क्योंकि वहीं से सब कुछ निर्धारित होता है। अब सोचिए कि जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कर क्या रहा है? ये प्रकाश को मोड़ रहा है या फैला रहा है? प्रकाश को फैला रहा है। और जब जब कोई भी दर्पण प्रकाश को फैलाए तो प्रकाश के फैलाने के आधार पर इस दर्पण को कहेंगे अपसारी या डाइवर्जेंट। तो अपसारी दर्पण या डाइवर्जेंट मिरर। तो कैसा मिरर है? यह मिरर है अपसारी या डाइवर्जेंट। बहुत क्लैरिटी के साथ याद रखिएगा, प्रकाश को फैलाता है। क्यों कहा है ऐसा? ऐसे कहने के पीछे आशय क्या है? क्योंकि यह प्रकाश को फैलाता है। प्रकाश को फैलाता है। 10th क्लास में पढ़ रखी है आपने। तो प्रकृति समझ लिया कि प्रकाश को फैलाने की है। जबकि इस दर्पण पे आइए, इस दर्पण पे मैं दूसरे रंग का इस्तेमाल करता हूं। अगर आपने प्रकाश की समानांतर किरणों को इस दर्पण पे प्रहारित किया, कहीं भी करें, तो सभी समानांतर किरणें ऐसे गुजरेंगी जैसे कि F से होके गुजर रही हो, बल्कि F से ही गुजरेंगी। इट विल जस्ट कम एंड क्रॉस थ्रू F। ये F से होके गुजरेंगी। थोड़ा टेढ़ा बन जा रहा है, लेकिन F से होके गुजरेंगी। ये ऐसे F से गुजरेंगी। तो ये गया और ऐसे परिवर्तित हुआ कि F से होके गुजरा। इट विल जस्ट कम अक्रॉस द F। तो बताइए, ये प्रकाश की किरणों को फैला रहा है या मोड़ रहा है? क्या कर रहा है? ये प्रकाश की किरणों को केंद्रित कर रहा है। तो इसको कहेंगे आप, इस दर्पण को कहेंगे इस आधार पर अभिसारी दर्पण या कन्वर्जेंट मिरर। क्यों? क्योंकि प्रकाश को केंद्रित करता है। यही रीजन है कि टॉर्च में हम इसको लगाते हैं, केंद्रित करने वाले को। टॉर्च में इसलिए लगाते हैं कि प्रकाश एक जगह केंद्रित हो, केंद्रित करने वाले को लगाते हैं, है ना। गाड़ियों के हेडलाइट में इस दर्पण को लगाते हैं जो अंदर धंसा हुआ होता है, ताकि प्रकाश फोकस हो, लाइट की रेज को हम फोकस कर दें, है ना। तो ये हो गया
अपसारी, ये हो गया अभिसारी। क्लियर है? कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए ध्यान से, अब दर्पण की पहचान उसके फोकस से होती है। कभी आपने देखा दर्पण हो या लेंस हो, आप में से बहुत लोग चश्मे लगाते होंगे, चश्मा जो लगाते हैं वो लेंस ही तो लगाते हैं, और लेंस में हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर होता है। माइनस और प्लस में लेंस की पावर होती है। ये जो माइनस और प्लस है ना, ये फोकस के आधार पे मापी जाती है ना। तो देखिए सबसे पहली बात कि अब इसमें हम एक दूसरी पहलू को समझेंगे इसी में, और वो ये है कि हम इसके फोकस के स्तर को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए इस पूरे मामले को देखिए आप, इसमें देखिए फोकस कहां है। अगर मैं कहूं फोकस, फोकस, तो फोकस कहां है? दर्पण के आगे है या दर्पण के पीछे है? कॉन्वेक्स लेंस में फोकस दर्पण के आगे है या दर्पण के पीछे है? बताइए। मैं एक ही सवाल पूछा मैंने। कॉन्वेक्स लेंस में फोकस बिंदु, प्रधान फोकस, प्रिंसिपल फोकस एफ दर्पण के आगे है कि दर्पण के पीछे है? पीछे है ना? दर्पण के पीछे है। तो फोकस अगर दर्पण के पीछे हो, कोई भी चीज दर्पण के पीछे हो, तो उसको आभासी कहेंगे। क्या कहेंगे? आभासी, क्योंकि वहां तक आप पहुंच नहीं सकते। तो दर्पण के पीछे है। दर्पण का आगे का हिस्सा यह है जहां पे आप चमकदार सतह देखते हैं, ये तो दर्पण के पीछे है। तो अगर फोकस दर्पण के पीछे है तो फोकस यहां पे है आभासी, आभासी। लेकिन यहां पे देखिए फोकस, यहां पे अगर आप फोकस देखें तो यहां पे फोकस दर्पण के आगे है। आप यहां तक पहुंच सकते हैं, छू सकते हैं, यहां किसी वस्तु को रख सकते हैं, क्योंकि दर्पण के आगे ही तो है। तो यहां पे फोकस क्या है? वास्तविक, रियल, रियल। यहां पे आभासी है, जिसको कहते हैं वर्चुअल, वर्चुअल, है ना। तो वास्तविक, रियल, आभासी, वर्चुअल। यानी कि फोकस बिंदु तक अगर आप पहुंच जाएं, अगर फोकस बिंदु तक आप पहुंच जाएं तो रियल है, तभी तो पहुंच पा रहे हैं। नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आभासी है। दर्पण के पीछे तो कुछ नहीं है, आभास होता है कि वहां पे फोकस होगा। तो एक तो क्लियर हो गया कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि हमारे पास एक दर्पण है, वो गोलीय दर्पण है, लेकिन उसका फोकस आभासी है, तो बताओ कैसा दर्पण है? तो बोलेंगे कॉन्वेक्स है। कोई व्यक्ति कहे कि मेरे पास एक दर्पण है, गोलीय दर्पण है, लेकिन उसका फोकस वास्तविक है, तो कैसा दर्पण है? तो कॉन्केव है। दर्पण की पहचान यही हो जाएगी। और एक और बात देखिए, ये जो फोकस बिंदु है, ये फोकस बिंदु जो है, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव में भी मान आता है। कैसे आता है? तो आपको याद होगा, जैसे मान लीजिए आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं ना, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको ओ कहते हैं, इसको कहते हैं माइनस एक्स, इसको कहते हैं प्लस एक्स, इसको कहते हैं प्लस वाई, इसको कहते हैं माइनस वाई। ये याद है आपको? ग्राफ, ये ग्राफ याद है? अब इस ग्राफ में हम ये पढ़ते हैं बचपन में कि कोई भी आंकड़े अगर यहां लिखें तो वो प्लस वैल्यू के साथ होंगे, कोई भी आंकड़ा इधर लिखे तो नेगेटिव वैल्यू के साथ होंगे, माइनस के साथ होंगे, है ना। अब इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना है। आपको ऐसा समझना है कि किसी भी दर्पण को इस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ऐसे रखें कि दर्पण खुद वाई एक्सिस बन जाए और दर्पण की प्रधान अक्ष जो है वो एक्स एक्सिस बन जाए। जैसे कि मैं इसके ऊपर अगर कॉन्वेक्स मिरर को रखूं तो ये देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर मैंने रख दिया, यही था ना कॉन्वेक्स मिरर, है ना। सॉरी, कॉनकेव रख दिया मैंने, कोई बात नहीं।
तो आप देखिए, हम इस दर्पण को रखते हैं, कॉन्वेक्स को रखते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि कॉन्वेक्स को ऐसे रखना है कि वाई एक्सिस जो हो वो क्या बन जाए, दर्पण बन जाए। तो वाई एक्सिस दर्पण बन गया, देख रहे हैं आप। और देखिए, ये सिल्वरिंग वाली सतह हो गई, ये सिल्वरिंग वाली सतह हो गई। अब बताइए फोकस कहां था इसका? इसका फोकस जो था वो यहां था ना फोकस। इस कॉन्वेक्स दर्पण का फोकस एक्स एक्सिस पे, प्रधान अक्ष पे पॉजिटिव साइड में था, तो इसका फोकस क्या माना जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना। मैंने सिंपल कहा कि बचपन में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ रखा है उसके वाई एक्सिस को दर्पण मान लो और एक्स एक्सिस को, जो पड़ी हुई रेखा है, उसको आप प्रधान अक्ष मान लो, और जो ओ है उसको पी मान लो, और फिर देखो फोकस किस साइड में है। जैसे कि मैंने कहा कि इस पीली रेखा को, दर्पण की रेखा को वाई एक्सिस माना, ये जो काली रेखा है इसको हमने एक्स एक्सिस माना, पी को हमने माना ओ, और एफ जो है वो पॉजिटिव साइड में है। तो यहां पे एक और बात ध्यान रखनी है कि यहां पर इस कॉन्वेक्स दर्पण में फोकस जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी फोकस दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है तो हम कहेंगे +5 सेंटीमीटर पॉजिटिव, पॉजिटिव। जबकि यहां पे आप देख पा रहे होंगे, यहां पे ये एक्स एक्सिस हो जाए, सॉरी वाई एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये ओ जाएगा, तो इस साइड आएगा ना अब। तो यहां पे क्या हो जाएगा? फोकस नेगेटिव, नेगेटिव। अगर हमने कहा कि मेरे पास एक दर्पण है और उस दर्पण का जो फोकस दूरी है -5 सेंटीमीटर है, तो दर्पण क्या है? अवतल है। अवतल है तो क्या करेगा? प्रकाश को केंद्रित करेगा। लेकिन अगर हमारे पास एक दर्पण है जिसका फोकस +5 सेंटीमीटर है, +10 सेंटीमीटर है, +15 सेंटीमीटर है, तो वो क्या है? वो फिर आपका उत्तल है। ठीक है, तो चलिए इसको भी करिए, कोई तकलीफ हो तो आप पूछ सकते हैं।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक बात और समझनी है, नेगेटिव पॉजिटिव की बात समझ में आ गई, राइट। और अब हमें इस बात को समझना है कि इन दर्पणों से प्राप्त प्रतिबिंब के गुण कैसे होंगे, है ना। तो एक टॉपिक लिखिए, उत्तल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब। राइट। उत्तल दर्पण आपने कहां देखे हैं? मेट्रो स्टेशन पे जाइए तो दिख जाएगा। अगर आपके पास बाइक है, कार है, तो उसके साइड व्यू मिरर जो लगे होते हैं, उसके साइड में हैंडल पे या कार के दोनों तरफ जो दर्पण लगे होते हैं, या कई बार साइकिल में भी लगे होते हैं, वो उत्तल है। और उत्तल दर्पण पे जब आप अपने आप को देखते हैं तो आप बस याद कीजिए कि आपने कैसे देखा। कई बार आपने देखा होगा कि मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार में, गांधी विहार में जो दर्पण देखने के शौकीन होते हैं, वो घर से बाहर अगर निकल गए तो फिर वो आसपास की बाइक में भी अपने आप को देखकर संवारते रहते हैं। खुद की बाइक हो तब तो क्या ही कहने, नहीं तो किसी की भी बाइक खड़ी हो, साइड में जाएंगे और बाइक में हल्का झुक जाएंगे और दर्पण में देख के अपने बाल वाल, अपने लिपस्टिक वगैरह ठीक कर लेंगे। ठीक है जी, अच्छी बात है। तो भाई जब आप, ये तो पहली बात कि उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण अगर है तो प्रतिबिंब कैसा दिखता है याद कर लीजिए। तो हमेशा आभासी बनाता है, यानी दर्पण में दिखता है। जब दर्पण में दिखे तो आभासी है, पर्दे पर दिखे, पर्दे पर दिखे तो वास्तविक है। तो ये तो दर्पण में दिख रहा है, तो दर्पण में दिख रहा है तो आभासी है, और आभासी हमेशा सीधा होता है, उल्टा पुल्टा नहीं दिखता। तो आभासी सीधा। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा इसमें प्रतिबिंब छोटी दिखती है। इसलिए हम इन दर्पणों में अपने आप को बड़ा करने के लिए एकदम पास पहुंच जाते हैं, फिर भी हम छोटे ही दिखते हैं। आप चाहे दर्पण से सट भी क्यों ना जाए, राइट, लेकिन आपकी प्रतिबिंब छोटी ही बनेगी। तो लिखिए, यह हमेशा आभासी, सीधा, यह हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। राइट, है ना। फिर लिखिए, इसका दूसरा पॉइंट लिख लीजिए। एक तो क्लियर हो गई, और कोई प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, हमेशा आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। फिर लिखिए, इसका प्रयोग वाहनों में, इसका प्रयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर, इसका प्रयोग वाहनों में रियर व्यू मिरर, देख रहे हैं आप ये वाली मिरर, रियर व्यू मिरर तथा साइड व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर तथा साइड व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। साइड व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। तो देख पा रहे होंगे आप, रियर व्यू और साइड व्यू मिरर के रूप में किया जाता है। ये जो है निगरानी दर्पण कहते हैं। निगरानी दर्पण कहां इस्तेमाल होता है? मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे, तीक्ष्ण सड़क मोड़ पर, पार्किंग लॉट में। तो निगरानी दर्पण का मतलब है कि
एक बड़े क्षेत्र की तस्वीर आपको इसमें छोटा करके दिखा देगा। पहाड़ों पे जब आप तीक्ष्ण मोड़ पे मुड़ते हैं तो दर्पण लगा देते हैं सामने, ताकि इधर वाले गाड़ी को उधर से मोड़ से आ रही गाड़ी के बारे में खबर लग जाए, क्योंकि मोड़ आपको दिखता नहीं, पहाड़ होता है, पहाड़ काट के बनाया है। एक और पॉइंट लिखिए, निगरानी दर्पण के रूप में इसका प्रयोग, निगरानी दर्पण के रूप में इसका प्रयोग स्टेशन, पार्किंग, स्टेशन, पार्किंग, स्टेशन, पार्किंग और तीक्ष्ण सड़क मोड़ों पर किया जाता है। तीक्ष्ण सड़क मोड़ों पर किया जाता है। तो तीक्ष्ण सड़क मोड़ जहां होगी वहां पे भी किया जाता है ना। तो ये वाली निगरानी दर्पण है। और यहां पे देखेंगे तो यहां पे क्या स्थिति होगी कि यहां पे दर्पण ऐसे लगा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहां पे भी स्ट्रीट लाइट है, और स्ट्रीट लाइट में जो दर्पण लगा रखी है, अगर मैं दिखा पाऊं आपको, तो इस तरीके से दर्पण है, थोड़ा सा कॉन्केव है, और बल्ब यहां लगा हुआ है, ये बल्ब है, तो ये बल्ब है। तो क्या होगा, ये प्रकाश को फैलाएगा। भाई स्ट्रीट लाइट का काम है प्रकाश को दूर दूर तक फैलाना, तो स्ट्रीट लाइट में अगर लगा दें तो प्रकाश को ज्यादा फैला देगा। तो लिखिए, स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में प्रकाश को फैलाने के लिए, स्ट्रीट लाइट में प्रकाश को फैलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइट में प्रकाश को फैलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। तो ये कहानी हो गई। तो हमने उत्तल दर्पण के सारे पहलुओं को पढ़ लिया। अब आइए इसी में आते हैं अवतल दर्पण पे, है ना। तो अवतल दर्पण की बात हम अब करेंगे। और देखिए, जो अवतल दर्पण है उसमें थोड़ी सी समझदारी का प्रयोग करना होगा। ये देखिए, अवतल दर्पण था ना, यही तो अवतल दर्पण था। और अवतल दर्पण में इधर हमने सिल्वरिंग की थी, ये P है, ये F है और ये C है, F है और ये C है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको प्रतिबिंब दो प्रकार के मिलेंगे, है ना। अगर आपने वस्तु को F से बाहर की तरफ कहीं भी रखा है, वस्तु F से बाहर की तरफ है, ये वस्तु है, आपका चेहरा, कोई वस्तु अगर F से बाहर की तरफ है, तो अगर वस्तु F से बाहर है तो प्रतिबिंब मिलेगा, वो मिलेगा आपको आभासी, वो प्रतिबिंब आपको मिलेगा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब। आकार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अब वास्तविक उल्टा तो कभी देख ही नहीं पाएंगे आप, इसके लिए पर्दे लगाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने वस्तु को F से P के बीच में रखा, अगर F और P के बीच में रखा, यानी कि दर्पण के काफी करीब रखा, तो ऐसी स्थिति में आपको मिलेगा आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब, आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब। क्लियर है। तो आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब मिले तो दो स्थितियां हैं, एक तो वस्तु F से दूर हो, और F से दूर अगर वस्तु हो तो मिलेगा वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब। आकार छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन पर्दे पे देखेंगे इसलिए आप देख नहीं पाते। लेकिन अगर वस्तु को दर्पण के काफी करीब रखें, उसके फोकस दूरी के अंतर्गत रख दें, तो फिर आप पाएंगे कि आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब मिलता है। जैसे कई बार घर में जब नई थाली आती है, नई थाली आई, जैसे ये थाली नई आई, स्टील की थाली आई नई, तो स्टील की थाली जब नई आती है तो अंदर का हिस्सा एकदम चमकदार होता है,
और कई बार होता है कि हम इसमें भी अपना चेहरा देखने लगते हैं, और चेहरा देखने के क्रम में हम थाली के करीब जब रखते हैं तो अपना ही चेहरा उस थाली में इतना बड़ा दिखता है। ऐसा लगता है कि चेहरा इंसान का ना हो, कुंभकर्ण का हो, इतना बड़ा सर दिखेगा। तो बेसिकली आपकी वो थाली अभी क्या है, एक अवतल दर्पण की तरह कार्य कर रहा है। और जब आप उस थाली को अपने चेहरे के करीब रखते हैं तो आपका चेहरा उसके फोकस दूरी के अंदर है, उसके फोकस बिंदु के अंदर है, और फिर आपको वो दर्पण में तस्वीर दिखाता है, थाली के अंदर तस्वीर दिखती है। और जब भी मैंने कहा कि जब भी अंदर तस्वीर दिखे तो आभासी होगा, सीधा होगा, लेकिन अगर आप चाहें और धीरे धीरे इसको दूर करें, अगर आप इसको दूर करें ऐसे, तो दूर करते करते एक पॉइंट पे ओझल हो जाएगा, कुछ नहीं दिखना शुरू होगा। ओझल क्यों हो गया? ओझल इसलिए हो गया क्योंकि अब आप फोकस दूरी से बाहर चले गए और अब दर्पण में तस्वीर नहीं मिलेगी। हाँ, अगर आप बहुत प्रकाश का इंतजाम करें और एक पर्दे लगा दें तो पर्दे और प्रकाश के प्रयोग से आप पर्दे पे अपनी प्रतिबिंब देख पाओगे, जैसे कि आप क्लासरूम में प्रोजेक्टर पे देखते हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होगा, आसानी से नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं। कई बार किसी होटल में जाएं आप, होटल वाले चूंकि गेस्ट का बहुत ख्याल रखते हैं, और होटल के अंदर जो उनका वॉशरूम होता है, वॉशरूम एक बेसिन होता है, बेसिन के साथ एक आपका मिरर होता है, और मिरर के बगल में एक और मिरर लगा होता है, गोला। उस गोले मिरर के अंदर अगर आप अपने आप को देखें करीब लाके उसको, तो चेहरा बड़ा दिखता है। इसको कहते हैं शेविंग मिरर या मेकअप मिरर। ये कॉनकेव मिरर है जो चेहरे को बड़ा करके दिखाता है, राइट। या फिर एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, शादी ब्याह जब होती है तो श्रृंगार का सामान मिलता है लड़के लड़कियों को, यानी कि नवविवाहित जोड़ों को, और श्रृंगार के सामान में ये बहुत ज़रूरी है कि उस समय इनको दर्पण दिया जाए। और शादी में तो हमारी अपनी श्रद्धा होती है कि हम बढ़िया से बढ़िया दर्पण ढूंढ के देते हैं। तो आपने देखा होगा कई शादियों में लड़के की तरफ से, लड़की की तरफ से ये वाला दर्पण आता है, ये जो परियों वाला दर्पण होता है ना, ऐसे वाला दर्पण, एकदम बढ़िया हैंडल वाला दर्पण। थोड़ा गड़बड़ बन गया दर्पण ना बन के, तो ऐसे वाला दर्पण, ये वाला हैंडल वाला दर्पण। और पाएंगे कि इस दर्पण के दोनों तरफ दर्पण है। ऐसे सामने वाला दर्पण समतल दर्पण है, चेहरा समान दिखेगा। इधर पलट देंगे तो अवतल दर्पण है, जिसके चलते चेहरा इतना बड़ा दिखेगा। ये क्यों दिया गया? ये इसलिए दिया गया कि अभी तो ठीक है, अभी तो नई नई शादी हुई है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे झुर्रियां पड़ेंगी, बाल पकेंगे, तो दाढ़ी बनाते समय या मेकअप करते समय बड़ा करके देखो कि कहाँ कहाँ छुपाना है, कहाँ कहाँ से पके हुए बाल काटने हैं। इसलिए इसको मेकअप मिरर और शेविंग मिरर के रूप में भी जानते हैं, है ना। तो लिखिए, तो ये तो बात हो गई, इसको तो लिख लिया। अब इसकी उपयोगिता की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, चूंकि ये प्रकाश को केंद्रित करता है, तो जहां जहां प्रकाश को केंद्रित करने की बात होगी वहां वहां इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे टॉर्च में, सर्चलाइट में, हेडलाइट में। तो टॉर्च, सर्चलाइट, हेडलाइट देख सकते हैं इसमें, टॉर्च में, हेडलाइट में। इसी टॉर्च को सर्चलाइट भी कहते हैं। तो लिखिए आप, इसका प्रयोग टॉर्च, सर्चलाइट और हेडलाइट में, टॉर्च, सर्चलाइट और हेडलाइट में प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, प्रकाश को केंद्रित करने के लिए, प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है ना।
ठीक है। दूसरा आप देखिए, इसमें बॉक्स टाइप सोलर कुकर भी है, बॉक्स टाइप सोलर कुकर, है ना। तो बॉक्स टाइप सोलर कुकर तो हमने पहले पढ़े थे, अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, अभी जो पढ़ेंगे वो अलग कहानी है, वो है डिश टाइप सोलर कुकर, डिश एंटीना की तरह। अब क्या होगा, सूर्य की किरणें गिरेंगी और सूर्य की किरणें समानांतर गिर के सबकी सभी किरणें इस पैन पर केंद्रित होंगी और पैन का तापमान 200-250 डिग्री पहुंच जाएगा और फिर यहां पे फ्राई भी कर सकते हैं, तेजी से खाना बनेगा। तो लिख सकते हैं इसका प्रयोग डिश टाइप सोलर कुकर, डिश टाइप सोलर कुकर, डिश टाइप सोलर कुकर, डिश टाइप सोलर कुकर, डिश टाइप सोलर कुकर में किया जाता है, डिश टाइप सोलर कुकर में किया जाता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। डेंटिस्ट देख रहे हैं, छोटे से दर्पण का प्रयोग करते, कभी गए हो डेंटिस्ट के पास, ताकि दांत बड़ा दिखे, बहुत करीब से रखेंगे तो दांत फोकस दूरी के अंदर आएगा, बड़ा दिखेगा। तो लिख सकते हैं डेंटिस्ट के द्वारा दांतों के निरीक्षण में किया जाता है, डेंटिस्ट के द्वारा दांतों के निरीक्षण में किया जाता है, डेंटिस्ट के द्वारा दांतों के निरीक्षण में किया जाता है ना। और एक और पॉइंट लिखिए, मेकअप मिरर या शेविंग मिरर के रूप में, मेकअप मिरर या शेविंग मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, मेकअप मिरर या शेविंग मिरर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी 10वीं क्लास में है, तो जब भी मौका मिले आप 10वीं क्लास की एनसीईआरटी किताब के अंदर प्रकाश चैप्टर को निकालिए और पढ़िए। डेफिनेशंस की जरूरत नहीं है, दर्पण किसे कहते हैं ये जिंदगी में अब कोई नहीं पूछने जा रहा, इस चक्कर में ना पढ़े। पूरे यूपीएससी में अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं और रटते हैं तो किसी काम का नहीं है ना, किसी काम का नहीं है। हिंदी माध्यम की विडंबना है कि अभी भी डेफिनेशन लिखाई और रटाई जाती है, राइट। तो डेफिनेशन नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, है ना। डेफिनेशन ही लिखना है तब तो भाई दुनिया भर में बहुत किताबें हैं, पढ़ लीजिए। तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, है ना। इंग्लिश मीडियम में क्लासेस में बोर्ड वर्क ज़्यादा होता है, इसलिए आप देखेंगे बोर्ड पर मैं ज़्यादा कार्य करता हूं, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग जो है प्राइमरली इंग्लिश मीडियम में ही मिली है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हुए 18 साल हो गया, हिंदी मीडियम में मुश्किल से कितना हुआ होगा, लगभग 10 साल, है ना। तो पुराना जो है मामला वही की पुनरावृत्ति यहां हो रही है, अगर इसको अपना लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, राइट। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, कारण है कि अब हफ्ते के अंदर अंदर हमारी क्लास की व्यवस्था ऑफलाइन वाली शुरू हो जाने की संभावना है, तो इसलिए मैं थोड़ा क्लासेस की कवरेज में बहुत ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब हम आमने सामने मिले तो फिर अच्छे से 2.5 घंटे की क्लास लें। वहाँ तो आप जानते ही हैं, यहाँ कैमरे के आगे पढ़ाने में उतना मज़ा भी नहीं आता है। हाँ, अगर शुरू से ही आपकी बैच ऑनलाइन होती, जब ऑनलाइन ही पढ़ना होता, तो फिर तो मैं 2 घंटे ऑनलाइन क्लास ले ही लेता हूँ इंग्लिश मीडियम में। लेकिन हमें पता है कि भाई आपके सुंदर चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे देखने को मिलेंगे क्लास में, तो फिर मेरा भी मन बड़ा वो अजीब रहता है कि भाई क्या कैमरा, कहाँ बदसूरत सा कैमरा जो मुस्कुराता भी नहीं है, और कहाँ आपके मुस्कुराते हुए चेहरे। तो उस लोभ का संवरण मैं भी नहीं कर पाता हूँ, और मैं बिल्कुल आशा कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी ही हम अब मिलेंगे, और संभवतः इसी महीने में हम मिलेंगे और अपनी क्लास की इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, है कि नहीं। तो मुझे लगता है आप सब भी चाहते ही होंगे कि ऑफलाइन शुरू हो जाए और फिर आमने सामने रहकर हम पढ़े भी और
आमने सामने रह के हमारी बात भी हो, राइट? तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में, बाकी बातें होंगी उस समय।